मैंने सड़क किनारे एक अजीब सा कांच का बॉक्स खरीदा और बाद में पता चला कि उसके अंदर एक मिनीचर कल्चरेशन आर्टिफैक्ट छिपा हुआ है। जो लॉबस्टर मैंने यूं ही फेंक दिया था, वही इस इलाके में हलचल मचाने वाली एक ताकतवर चीज बन गया और एक छोटा सा टॉय ट्रिंकेट महान सम्राट फेंगियन का डिवाइन वेपन बन गया। उनकी नज़रों में मैं स्वर्ग और धरती पर राज करने वाला एक घमंडी शासक था, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि असल में मैं सिर्फ एक कैंसर पेशेंट हूं जिसके पास जीने के लिए 3 महीने से भी कम समय बचा है। 388 युआन का लॉबस्टर ऑर्डर करने के बाद मैंने उस प्रोजेक्शन ग्लास बॉक्स को ध्यान से देखना शुरू किया। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, तुरंत उसके अंदर एक रेगिस्तान जैसा दृश्य दिखाई देने लगा। उसके अंदर एक बहुत ही छोटी सी आकृति तेजी से भागती हुई दिख रही थी। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर मुझे पता चला कि वह एक घायल लड़की थी जिसके शरीर पर कई घाव थे। उसके पीछे 2 भयानक काले भेड़िए पड़े हुए थे। उसके चेहरे पर पूरी तरह निराशा छाई हुई थी। उसने पीछे इशारा किया और अपनी काली तलवार को रोशनी की एक तेज लकीर में बदलकर भेड़ियों की तरफ फेंक दिया, लेकिन वे आसानी से उससे बच गए और तुरंत उस लड़की पर झपट पड़े, उसे नोचने लगे। यह प्रोजेक्शन इतना असली लग रहा था कि मेरा दिल यह सब देख नहीं पा रहा था। तभी मुझे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई कि यह प्रोजेक्शन शायद इंटरैक्टिव भी हो सकता है। इसलिए मैंने 2 टूथपिक्स उठाए और उन्हें कांच के केस से भेड़ियों की तरफ फेंक दिया। वे टूथपिक्स आसमान से गिरते हुए सीधे उन मिलीमीटर जितने छोटे भेड़ियों को भेद गए। हान यह देखकर हैरान रह गई और घबराकर अपने आसपास देखने लगी, लेकिन उस बंजर रेगिस्तान के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बिना ज्यादा सोचे उसने अपनी दवा निगली और पैर मोड़कर बैठ गई ताकि खुद को हील कर सके। लगभग 15 मिनट बाद नैन में थोड़ी ताकत लौट आई। वह उन 2 विशाल लकड़ी के खंभों के पास गई और बेरहमी से मारे गए भेड़ियों को देखकर कांप उठी। यह ताकत निश्चित ही किसी महान मास्टर की थी। लोअर चिंगलाय सेक्ट की डिसिप्लिन गुआन सीनियर का उनकी मदद के लिए धन्यवाद करती है, लेकिन काफी देर तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय वह सीनियर जिसका जिक्र गुहान कर रही थी, 388 युएन का टेकआउट लेने के लिए दरवाजा खोल रहा था। मैं डिलक्स प्रॉन्स का डिब्बा उठाकर अपने कमरे में वापस आ गया। जैसे ही मैं खाने ही वाला था, अचानक मैंने देखा कि कांच के केस के अंदर वह छोटी लड़की टिपिकॉट के सामने घुटनों के बल बैठी कुछ बुदबुदा रही थी। मैं थोड़ा पास गया ताकि उसकी बातें सुन सकूं। धन्यवाद सीनियर, आपकी मदद के लिए। कृपया इस मैजिकल आर्टिफैक्ट को मुझे वापस कर दीजिए, वरना बाहर वाले लोग इसे छीन लेंगे। बस 2 टूथपिक्स, लेकिन इस प्रोजेक्शन का इंटरैक्शन सच में दिमाग हिला देने वाला था। इसने तो अपनी खुद की स्टोरी लाइन भी बना ली थी। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और खाते हुए उस छोटी लड़की को देखता रहा। इतनी छोटी, फिर भी सच में बहुत खूबसूरत। एंड बेचैनी से उस टूथपिक के चारों तरफ घूमती रही और फिर कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ी। उसने आधे महीने से कुछ नहीं खाया था। उसकी कल्टीवेशन सिर्फ ची रिफाइनिंग के 13वें लेयर तक थी और वह हमलों से बच नहीं पा रही थी। उसकी नज़र भेड़िए की लाश पर टिक गई। जिंदा रहने के लिए वह अब नखरे नहीं कर सकती थी। हान ने भेड़िए के मांस का एक टुकड़ा फाड़ा और अपने मुंह में ठूंस लिया। उसकी बदबू इतनी भयानक थी कि उसे उल्टी आने लगी, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे निगलना ही पड़ा। यह दृश्य देखकर मैं स्तब्ध रह गया। मैंने धीरे से अपने हाथ में पकड़ा हुआ लॉबस्टर का पंजा उस छोटी आकृति के पास रख दिया। एक विशाल लाल वस्तु उसके सामने आकर गिरी और जमीन कई बार हिल गई। ये किस दानव जीव की लाश थी, इतनी विशाल? तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। चिंगान ने जल्दी से चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी वह समझ गई कि सीनियर ने एक बार फिर उसकी मदद की है। धन्यवाद सीनियर। सिर्फ उसकी खुशबू सूंघते ही चिंगान को लगा जैसे उसकी ताकत फिर से लौट आई हो। उसने सावधानी से अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत एक धातु की आवाज आई और तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। वह दानव जैसा जीव बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ।
अपनी टूटी हुई तलवार को देखकर खुसिंग हान की आंखों में आंसू भर आए। उनका सेट कभी अमीर नहीं था और यह फ्लाइंग स्वॉर्ड उसके मास्टर ने कई सालों की बचत से बड़ी मेहनत से उसके लिए बनाई थी। उधर मैं उस छोटी लड़की को बड़े दिलचस्पी से देख रहा था। हाँ, वे 800 कॉइन सच में सही जगह खर्च हुए थे। उस छोटी लड़की के चेहरे का एक्सप्रेशन देखो, वह तो अब भी रोने वाली लग रही है। ये सब इतना असली लग रहा था कि मैंने तय किया कि लॉबस्टर को खोलकर देखता हूं कि लड़की कैसी प्रतिक्रिया देती है। पीछे हट जाओ। गुइंगान ने मेरी आवाज सुनी और हैरानी से ऊपर देखा। तभी आसमान से एक विशाल सुनहरा हाथ नीचे उतरा, जिसने आसानी से लॉबस्टर के पंजे को कमर से पकड़ लिया। एक तेज स्नैप की आवाज के साथ लॉबस्टर का शरीर टूट गया और वह सुनहरा हाथ धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। कुइंगहान का दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। वह उस एल्डर पर चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह इतना शक्तिशाली होगा। सामने सफेद मांस को देखते ही वह खुद को रोक नहीं पाई और अपनी परवाह किए बिना उसे खाने लगी। गू चिकन को इतने लालच से खाते देख मेरी अपनी भूख भी और बढ़ गई। लेकिन तभी मैंने कुछ अजीब देखा। बॉक्स में श्रिम्प मीट कम क्यों हो रहा था? क्या कोई प्रोजेक्शन सच में खाने को गायब कर सकता है? मैंने फिर से उन दो टूथपिक्स को दबाकर देखा। वे भेड़िए के खून से सने हुए थे। रुको, नहीं, ये तो बिल्कुल पागलपन था। क्या मेरे कैंसर सेल्स मेरे दिमाग तक फैल गए थे और मुझे हेल्यूसिनेशंस हो रहे थे? मैंने अपने बालों को सहलाया और इस शक को परखने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। मैंने अपने आसपास ध्यान से देखा और पाया कि ग्लास बॉक्स के अंदर का दृश्य हमेशा उसी लड़की के आसपास केंद्रित रहता है। दूर की चीजें दिखाई नहीं देती थी। क्या यह प्रोजेक्शन सिर्फ उसके 300 मीटर के दायरे की चीजें ही दिखा सकता है? मैं यही सोच रहा था कि अचानक मैंने जमीन को हिलते हुए देखा। लगता था कि जमीन के नीचे कुछ उस लड़की की तरफ रेंगते हुए आ रहा है। मैंने तुरंत छोटी गोरिल्ला जैसी दिखने वाली यूचिंग को चेतावनी दी, जिसने अभी आधा ही पेट भरा था। आवाज सुनते ही उसने अपनी टूटी तलवार को कसकर पकड़ लिया और थके हुए अंदाज में चारों तरफ देखने लगी। दूर पीली रेत घूम रही थी और कोई चीज तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। वह एक डिजर्ट सैंडवर्म था। थत, क्या ये जीव आम तौर पर सोए नहीं रहते? अचानक यह जाग क्यों गया? तभी एन को कुछ समझ आया और उसने अपने पीछे पड़े लाल रंग के विशाल जीव की तरफ देखा। उसी एक पल की चूक में लगभग 20 मीटर लंबा डेजर्ट सैंडवर्म उसके बिल्कुल पास पहुंच चुका था। उसका मुंह खुला हुआ था और उसमें तेज दांत भरे हुए थे। अपनी टूटी हुई फ्लाइंग स्वॉर्ड को कसकर पकड़ते हुए चिंग हान पहले हमला करने के लिए आगे कूद पड़ी, जबकि सैंडवर्म ने साफ तौर पर उसे कोई खतरा ही नहीं समझा। एक पल की लापरवाही में चिंग हान ने अपनी टूटी हुई तलवार का आधा हिस्सा सीधे सैंडवर्म के माथे में घोंप दिया। वह दैत्य दर्द से तड़प उठा और उसका शरीर बेकाबू होकर इधर उधर झटके खाने लगा। यह सब देखकर मेरी चिंता और बढ़ गई। तभी मेरी नज़र मेज पर रखे लाइटर पर पड़ी। मैंने तुरंत उसे उठाया और उसके अंदर का पाइजो इलेक्ट्रिक इग्नाइटर निकालने लगा। उसी समय गुइंगान ने फिर से उस एल्डर की आवाज़ सुनी और खुद को सैंडवर्म के झटके से दूर फेंक दिया। कुछ ही क्षण पहले साफ आसमान अचानक तानवी हवाओं से भर गया। काले बादलों ने पूरे आकाश को ढक लिया और सूरज एक पल में गायब हो गया। सैंडवर्म डर के मारे ऊपर देखने लगा और उसका शरीर कांपने लगा। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन आसमान से उतरती ऊर्जा ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। अचानक एक भयानक डिवाइन लाइटनिंग आसमान को चीरते हुए नीचे गिरी और निर्दयता से सैंडवर्म पर आ गिरी, मानो स्वर्ग और धरती दोनों फट गए हों। फिर काले बादल छूट गए और सूरज की रोशनी फिर से धरती पर फैल गई। जमीन पर बना पिघले हुए लावा जैसा गड्ढा अभी अभी हुई भयावह घटना का गवाह था। मैं देख रहा था कि वह छोटा अर्थवर्म बिजली से झुलसकर मर चुका था और मैंने राहत की सांस ली। आखिरकार मैंने इस छोटी सी लड़की को बचा लिया था। क्या तुम ठीक हो?
मैंने पूछा। मैं ठीक हूँ सीनियर, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। सच में मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊं समझ नहीं पा रही। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं कुछ भी करूँगी, कुछ भी। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई तलवार है? गुइंगहन बोली, मेरी फ्लाइंग सोर्ड तो टूट चुकी है, लेकिन मेरे मास्टर ने मुझे अभ्यास के लिए एक तलवार दी थी। अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। मैंने कहा, मुझे दे दो। गुइंगन ने जल्दी से अपने स्टोरेज पाउच में हाथ डाला और एक लकड़ी की तलवार निकाल ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे सीनियर को कैसे दे, इसलिए उसने सावधानी से उसे जमीन में काट दिया। सीनियर, ये मेरे मास्टर की प्रैक्टिस फ्लाइंग स्वॉर्ड है। इसमें एनकाउंटर फॉर्मेशन उकेरी गई है और क्रिस्टल्स जड़े हुए हैं, इसलिए साधारण लोग भी इससे फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक्स का अभ्यास कर सकते हैं। उसने ईमानदारी से समझाया। मैं उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को घूर कर देख रहा था। वह बाल से भी पतली लग रही थी, इसलिए उसे हाथ से उठाना नामुमकिन था। इसलिए मैंने सावधानी से ट्यूजर्स कांच के केस के अंदर डाल दिए। तभी आसमान से अचानक दो विशाल धातु की छड़ें प्रकट हुई और धीरे से उस लकड़ी की फ्लाइंग स्वॉर्ड को जमीन से उठा लिया। यह देखकर गुइंगहान पूरी तरह हैरान रह गई। लगता था सीनियर खुद को दिखाने से बच रहे थे, शायद इसके पीछे कोई खास वजह थी। मैंने उस छोटी लकड़ी की तलवार को सावधानी से अपने हाथ में रख लिया। उस गली के भीतर का यह संसार सच में किसी प्राचीन प्रेडेसेसर जैसा लग रहा था। तभी गिंग हान ने हिचकते हुए कहा, सीनियर, क्या आप इस डीमन बीस्ट नोबल क्लैन को भी अपने साथ ले जा सकते हैं? मेरे फेलो डिसाइपल्स को हाफ वेस्ट क्लैन ने लगभग 1 साल से घेर रखा है। वे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। मैंने कहा, जरा विस्तार से बताओ। तब गिंगान ने आदर से पूरी कहानी बताई। पता चला कि उसके मास्टर ने इसी वीरान जगह पर चिंगले सेक्ट की स्थापना की थी। 1 साल पहले बनवा ट्राइब, जो पहले चिंग सेक्ट के साथ शांति से रहती थी, अचानक बड़े हमले के साथ टूट पड़े। चिंग सेक्ट लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। सौभाग्य से महान वेस्टलैंड एम्परर के दूसरे सेक्ट्स मदद के लिए आए और हाफ वेस्ट को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उसके बाद हाफ वेस्ट ने अपनी रणनीति बदल दी और पूरे चिंगले सेक्ट को चारों तरफ से घेर लिया। सारे संसाधनों की आपूर्ति काट दी ताकि उन्हें भूखा मार सके। हान को रीइंफोर्समेंट ढूंढने के लिए भेजा गया था, और अगर वह असफल भी हो जाए तो कम से कम कुछ सप्लाईज लेकर लौट आए। गिंग हान की बात सुनने के बाद मुझे आखिर सब समझ आ गया। मैंने कहा, सब ले जाओ। अगर यह काफ़ी नहीं है तो मेरे पास यहाँ बहुत ज़्यादा है, सच में बहुत ज़्यादा। चेन वू बीस्ट्स के मांस में बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और यह शरीर को लिन डान जितना मजबूत भी बना सकता है। अगर उनके पास ये स्पिरिचुअल मीट होगा तो वे बॉनवो को पीछे धकेल सकते हैं। गुइंगहन ने तुरंत ब्लेसिंग से अंकित अपना स्टोरेज पाउच निकाला और उसे लॉबस्टर की तरफ लहराया। अगले ही पल लॉबस्टर के पंजे गायब हो गए। उसने देखा और बोली, अरे ये तो पहले ही भर गया। फिर उसने कहा, सीनियर, मैं इसे निकाल कर खेलने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका स्पेस इतना छोटा होगा। सीनियर, मैं अब वापस लौटने की तैयारी कर रही हूँ। क्या आप मेरे साथ चलकर देखना चाहेंगे? चिंगहान ने विदा ली और कहा, अगर कभी समय मिले तो चिंग सेक्ट हमेशा आपका स्वागत करेगा। ये कहकर एन जल्दी जल्दी महान वेस्टलैंड की गहराइयों की तरफ बढ़ गई। मैं कांच के बॉक्स के बाहर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। सचमुच जैसे जैसे वह चलती गई, बॉक्स के अंदर का दृश्य भी बदलता गया, लेकिन कैमरा हमेशा गुइंग है पर ही केंद्रित रहा। दूसरी तरफ चिनवान माउंटेन के नीचे अंधेरी परछाइयों की लहरें चिंगलाए सेक्ट के पहाड़ को चारों तरफ से घेर रही थी। उसके चारों ओर गुलाबी रोशनी की धाराएं घूम रही थी और कभी कभी बिजली चमक उठती थी। यही चिंगले सेक्ट की प्रोटेक्टिव एंशिएंट थंडर फॉर्मेशन थी, जिसने लंबे समय तक याओ क्लान की घेराबंदी को झेला था। उसे तोड़ पाने में असफल होकर याओ क्लान ने घेराबंदी की रणनीति अपनाई थी ताकि धीरे धीरे चिंगयुन सेक्ट के कल्टिवेटर्स को कमजोर किया जा सके। याओन के शिविर के केंद्र में एक भेड़िए के सिर
और इंसान के शरीर वाला प्राणी वुल्फ वेस्टेड याओ बेचैनी से इंतजार कर रहा था। वही हाफ याओ क्लैन का नेता हाई था। वह झुंझलाकर बोला, मैंने तो शुरू से ही कहा था, हमारे ग्रेट वेस्टलैंड एम्पायर के रिसोर्सेज वैसे ही बहुत कम हैं। अब हमें इंसानों से भी लड़ना पड़ेगा। हम सब पहले ही कंगाल हैं। इंसानों से लूट कर भी हम अमीर नहीं बनेंगे। दूसरा बोला, सही कहा। अगर यह टकराव ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं इंसान टिक पाएंगे या नहीं। तभी अचानक समुद्र के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। याओजू, तुमने यह खबर मेरे पास पहुंचाने में इतनी देर क्यों कर दी कि उस सेक्ट का गार्डियन इतना शक्तिशाली है? तुम लोग तो बुरी तरह टूट चुके हो और बस समय काट रहे हो। उसकी जबरदस्त आभा ने आसपास मौजूद हाफ वेस्टसेस को घुटन में डाल दिया। वे घबरा कर बोले, यह कैसे हो सकता है? एक प्राचीन महान शक्ति, एक महान सेज ऐसी जगह पर क्यों आया है? माय लॉर्ड, आपको पता नहीं है? चिंगले सेक्ट के बाद दूसरे सेक्ट्स भी निशाने पर आएंगे, इसलिए वे सब यहाँ इकट्ठा होकर हमारे खिलाफ एकजुट हो गए हैं। भले ही महान वेस्टलैंड के सेक्ट छोटे हों, लेकिन उनकी संयुक्त ताकत काफी खतरनाक है। बूढ़ा हंसा, बस भीड़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम एल्डर की स्थिति अब काफी हद तक स्थिर हो चुकी है। अब हम इन बदतमीज जीवों से निपट सकते हैं। एक हाफ ब्रीड बुदबुदाया, आखिर हमने कौन सा पाप किया है? हमें इंसानों के झगड़ों में क्यों घसीटा जा रहा है? बूढ़ा बोला, फिर भी तुमने कुछ काम तो किया है। कम से कम तुमने उन्हें यहीं फंसा रखा है ताकि वे भाग ना सकें, भले ही एक औरत भाग निकली हो। तुरंत जवाब आया, चिंता मत कीजिए लॉर्ड, मैंने पहले ही लोगों को उसे पकड़ने भेज दिया है। बूढ़ा ठिठक गया और जल्दी से एक चित्र निकाला। उस चित्र में कोई और नहीं बल्कि गुइंगन थी। तभी एक जवान भेड़िया दौड़ता हुआ आया और बोला, जिस इंसान का पीछा किया जा रहा था वह मर चुका है। क्या? उस औरत को भागने दिया और अब वह वापस भी आ गई? कोई गुर्राया, मैं उसे मार डालूंगा ताकि वह दोबारा वापस ना आए। बेहतर होगा सेक्ट मास्टर को भी उसी के साथ पश्चिम भेज दिया जाए। लेकिन किसी ने कहा, गिंगहान ने अपनी सारी ताकत लगाकर हमारी घेराबंदी तोड़ी थी सिर्फ मदद लाने के लिए। अगर कोई शक्तिशाली ताकत सच में आ गई तो? जवाब आया, डॉन सेक्ट के सामने कौन टिक सकता है? दोशुआन सेक्ट तो सेंट्रल अर्थ का सबसे बड़ा सेक्ट है, राइटियस अलायंस का सीधा हाथ। हेली इस बूढ़े की ताकत से पहले ही डरा हुआ था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका असली बैकग्राउंड इतना डरावना होगा। एक मामूली चिंगले सेक्ट आखिर दवान सेक्ट को कैसे नाराज कर सकता है? और वह छोटी सी लड़की जो डिसाइपल बनने लायक भी नहीं, कैसे एक महान कल्टीवेटर के पीछा करने का कारण बन गई? हेली की प्रवृत्ति ने उसे चेतावनी दी कि इन बातों को न जानना ही बेहतर है। उसी समय वह छोटा लकड़ी का टुकड़ा जो मैंने मेज पर रखा था हल्के हल्के कांपने लगा। फिर वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा और देखते ही देखते लगभग 3 फुट लंबा लकड़ी का टुकड़ा बन गया, जिस पर जटिल और गहरे पैटर्न्स उकेरे हुए थे। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। वह उम्मीद से कहीं हल्का था और उसमें हल्की गर्माहट भी थी। लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करूं? मैंने अपने मन में कल्पना की कि यह उड़ने लगे। फ्लाइंग स्वॉर्ड हल्का सा कांपी और धीरे धीरे मेरे हाथ से फिसलकर हवा में तैरने लगी। वह कमरे में उसी दिशा में उड़ने लगी जिसकी मैंने कल्पना की थी। मैं घबराकर बोला, वापस आओ। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस बॉक्स से निकली चीज सच में काम कर रही थी। शायद मुझे मरना नहीं पड़ेगा। अगर मैं कल्टीवेशन रेल्म की चीजें हासिल कर सका तो शायद मेरी बीमारी भी ठीक हो जाए। अपने उत्साह को दबाते हुए मैंने तय किया कि पहले एक बात की पुष्टि करनी होगी। आखिर वह बूढ़ा आदमी कौन था जिसने मुझे यह बॉक्स बेचा था? आधे घंटे बाद मैं सुबह वाले उसी सड़क के स्टॉल पर पहुंचा, लेकिन वहां न बूढ़ा था और न ही उसका स्टॉल। पास वाले दुकानदार ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम्हें भी उस बूढ़े ने ठग लिया लड़के। असल में उसका बेटा ग्रेव रॉबर है। बेटा जमीन खोदता है और बूढ़ा सामान बेचता है। और सुनो, कुछ दिन पहले उसका बेटा खुद खुदाई करते समय जिंदा दब गया।
फिर बूढ़े को दिल का दौरा पड़ा और वह भी मर गया। इसलिए अपने 800 रुपये वापस मिलने की उम्मीद मत रखना। मैं स्तब्ध रह गया। तो वह कांच का बॉक्स जमीन के नीचे से निकाला गया था और जिससे भी वह मिला उसकी मौत हो गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वैसे भी मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। तभी मेरा फ़ोन बजा। कॉल मेरे कज़न लियांग का था। उसने कहा, सुना है तुमने नौकरी छोड़ दी और तांग बापाई को धमकी भी दे दी। मैंने कहा, हाँ, तांग बापाई ने मेरी तनख्वाह नहीं दी। उसने कहा, ठीक है, वन चिंग माउंटेन आ जाओ। चिंग माउंटेन टियाना सिटी की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। जहां तक नजर जाए बस पहाड़ ही पहाड़ हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं चढ़ता गया मुझे बिल्कुल थकान नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर ऊर्जा का कोई अनंत स्रोत बह रहा हो। कुछ ताकतवर हाइकर्स ने मेरे साथ दौड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन वे मेरी टेल लाइट्स भी नहीं देख पाए। मैं सोचने लगा, अगर ये हाइकिंग है तो ये लोग पूरे रास्ते जॉगिंग क्यों कर रहे हैं? क्या इंसान चुपके से इवॉल्व हो गए और मुझे बताया भी नहीं? फिर मुझे समझ आया कि ये सब फिशन से मिली स्प्रिट स्टोन की वजह से है, जिसने मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी से भर दिया है। भले ही मैंने अभी कल्चरेशन शुरू नहीं की, लेकिन इससे मेरा शरीर काफ़ी मजबूत हो गया है। बाद में मैं गुहान से कुछ कल्चरेशन टेक्निक्स भी मांग लूँगा। मेरा इरादा है कि या तो स्वर्ग के नीचे अजेय बनूं या कम से कम उम्र में मरने से बच जाऊं। जब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहां एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। वहां एक डाओइस्ट मंक ने मेरा स्वागत किया। वह कोई और नहीं बल्कि मेरा ही कज़न था। उसने गर्व से कहा, देखो, मेरा डाओइस्ट क्रेडेंशियल्स, आजकल डाओइस्ट बनने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। मैंने मजाक में कहा, सुना है डाओइस्ट्स अच्छा पैसा कमाते हैं, लगता है तुमने अच्छा कमा लिया। मेरी बात सुनकर ले यंग का चेहरा उतर गया। उसने कहा, वह तो पहले की बात थी, आजकल तो मंक्स ने हमारा सारा काम छीन लिया है। लोग अब बुधा की पूजा करने चले जाते हैं। क्या तुम खुद डॉइस्ट प्रीस्ट बनना चाहोगे? भले ही अभी ज्यादा कमाई नहीं है, लेकिन कम से कम पेट तो भर जाता है। मैंने कहा, इस बारे में बाद में सोचूंगा। मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन सच ये था कि उसने मेरी पहले कई बार मदद की थी, इसलिए इस बार मैंने सोचा कि मैं उसका एहसान चुकाऊंगा। उसी रात मैं काले अंधेरे पहाड़ी जंगल में पहुंचा और फ्लाइंग सोर्ड को बुलाया। हान ने कहा था कि इसमें जेड सोर्ड के ऑस्पिशियस पैटर्न्स हैं, इसलिए आम लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सावधानी से उस लकड़ी की तलवार को जमीन पर रखा और धीरे धीरे उस पर खड़ा हो गया। वह उड़ने वाली लकड़ी की तलवार धीरे धीरे हवा में उठने लगी और धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ने लगी। नीचे के पहाड़ छोटे और छोटे दिखने लगे। मैं अचानक बोला, रुको, क्या? फिर मैंने सोचा, अपना फोन निकाला और एक गाना चला दिया। अब सब सही लग रहा था। विशाल पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए मैं मुस्कुरा रहा था। मेरे वहां से निकलने के थोड़ी देर बाद ही पहाड़ पर कैंप कर रहे कुछ लोग अचानक आसमान की तरफ हैरानी से देखने लगे और एक दूसरे को अविश्वास से घूरने लगे। किसी ने रिकॉर्ड किया क्या? हमने एक उड़ता हुआ इमॉर्टल देखा। किसी ने कहा, मैंने किया है, अगर इसे ऑनलाइन डाल दिया तो यह जरूर वायरल हो जाएगा। आधी रात तक मैं घर लौट आया। बेहद थकान से चूर होकर मैं सीधे बिस्तर पर गिरा और गहरी नींद में सो गया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी इस टेस्ट फ्लाइट ने पूरे वैनिंग माउंटेन्स में कैसी हलचल मचा दी थी। इस घटना की खबर तुरंत ट्रेंडिंग चार्ट के सबसे ऊपर पहुंच गई। संयोग से वॉन्जिंग माउंटेन पर एक डाओइस्ट टेम्पल भी था जो काफी टूटा फूटा और साधारण सा दिखता था। लोगों को लगा कि शायद यह सब जानबूझकर छुपाया गया है। कई नेटिजन्स अटकलें लगाने लगे कि मंदिर के अंदर कोई अमृता की साधना कर रहा है। सुबह होते होते उस मंदिर के बाहर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लियंग के मास्टर जब जागे तो सामने इतने लोगों को देखकर हैरान रह गए। ये लोग न तो भविष्य बताने आए थे और न ही अगरबत्ती चढ़ाने। वे सीधे पूछने लगे कि क्या वे उस इमॉर्टल से मिलने की भविष्यवाणी कर सकते हैं। डाओइस्ट मास्टर को जल्द ही समझ आ गया कि यह तो एक बड़ा वायरल मामला बन चुका है। मंदिर के स्पीकर्स पर वही गाना बजने लगा। जब भी कोई उनसे उस एनकाउंटर के बारे में पूछता, वे बस मुस्कुरा देते और कोई जवाब नहीं देते,
जिससे लोगों की कल्पनाएं और भी बढ़ती चली गई। यह तमाशा देखकर गुआंगयांग टेम्पल के मॉन्क्स पूरी तरह स्तब्ध रह गए। कोई मजाक में कह रहा था, अब तो देवताओं और बुद्ध की पूजा छोड़ दो, लगता है संविधान ही बदलना पड़ेगा। मैंने भी यह ट्रेंडिंग खबर देखी और हंस पड़ा। लियांग तो अब जरूर बहुत व्यस्त होगा, शायद मुझे फिर से एक और उड़ान भरनी चाहिए। दूसरी ओर शैन युआन स्वॉर्ड ली गुइंग हान धूल और थकान से भरी हुई तेजी से लौट रही थी। वह रास्ते में कहीं भी रुकने की हिम्मत नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका पीछा न किया जा रहा हो। किस्मत से आज उसका भाग्य अच्छा था और वह बिना किसी परेशानी के सेंट्रल गेट तक पहुंच गई। सुबह होने से ठीक पहले वह आखिरकार चिंगलाय सेक्ट के पास पहुंच गई। दूर से उसने देखा कि वहां सिर्फ बंजर जमीन है और चारों तरफ आधे बने हुए कैंप लगे हुए हैं। चिनवान माउंटेन को पूरी तरह से घेर लिया गया था और पहाड़ के ऊपर और नीचे दोनों तरफ आधी ऊंचाई पर पहरेदार तैनात थे। हान ने पहले से लगाया हुआ ट्रैप एरे सक्रिय किया और सावधानी से सेक्ट के इनर सैंक्टम में लौट आई। तभी एक परिचित आवाज आई, चिंगन। मुड़कर उसने देखा कि एक कमजोर सी युवा लड़की उसके पीछे खड़ी है। दोनों बहनें खुशी से एक दूसरे को गले लग गई। लड़की बोली, भगवान का शुक्र है, सेक्ट लीडर चिंगहान कह रहे थे कि हमारा सेक्ट अब बस किसी तरह टिका हुआ है। हम एक दिन भी और नहीं टिक पाते। पहाड़ के सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। अगर तुम वापस नहीं आती तो हम हमेशा के लिए यहीं फंस जाते। शोर सुनकर चिंग युआन माउंटेन के कई सेक्ट लीडर्स भी जल्दी जल्दी वहां आ पहुंचे। गुआन को सुरक्षित देखकर सबने राहत की सांस ली। किसी ने तुरंत पूछा, मिस गु, क्या तुम रिसोर्सेज वापस लाई हो? क्या कोई हमारी मदद करने को तैयार है? आसपास खड़े सेक्ट लीडर्स की बेचैन नजरों को देखकर गुइंग हान समझ गई कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं।